हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया है एंड अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको। चलिए अब इसे अच्छे से हम पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है, लाइन टू लाइन। तो स्टार्टिंग में अगर आप ये देख रहे हैं तो ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं है, सिर्फ इंट्रो दिया हुआ है, तो इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। बट हम यहाँ पे आते हैं, मेन चीज़ आ जाती है इस डायग्राम पे। तो हम इस डायग्राम से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमने भी स्मॉल कर लिया है, ठीक है। अब ले लेंगे हम अपना हाइलाइटर, आई मीन मार्कर ले लेंगे, ठीक है। सो साइज विल डिक्रीज एंड ना। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, तो मेल और मतलब कि फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की, ठीक है, सो उसमें क्या आ जाएगा, उसके लिए एक ट्रिक है। सो द ट्रिक इज़, दिस इज़ नॉट माई ट्रिक, ओके। तो ट्रिक है हमारी SOS, सोस, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्टिग्मा, ओके, एस से हो जाएगा स्टिग्मा एंड ओ से हो जाएगा ओवरी, ओके, एंड एस जो थर्ड वाला एस है, इससे हो जाएगा स्टाइल। तो ये वाले पार्ट अगर हम देखेंगे तो ये किसके पार्ट हैं, ये फीमेल पार्ट हैं, ठीक है। तो ये पूरा किस में आता है, ये पूरा आता है पिस्टिल में, ठीक है। पिस्टिल इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। पिस्टिल में आ जाते हैं ये पार्ट, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया है, ओके। सो ये पिस्टिल के पार्ट हैं, ठीक है। अगर हम अब ट्रिक देखेंगे हम मेल पार्ट की, ओके। सो अगर हम मेल पार्ट की ट्रिक देखते हैं, अरे इरेज ही नहीं होता, ये तो बकवास ही इरेजर है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हम मेल पार्ट की ट्रिक देखेंगे तो हमारी ट्रिक हो जाएगी फास्ट, ओके। सो ट्रिक क्या है हमारी, फास्ट, ठीक है। तो फास्ट से क्या हो जाएगा, ऐप से हो जाएगा फिलामेंट। आप देख सकते हैं जो ये फिलामेंट दे रखा है, तो फिलामेंट किसका पार्ट होता है, दैट इज़ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ए, तो ई से हो जाएगा हमारा एंथर, तो ये देख सकते हैं आप एंथर, ठीक है। ए से हो जाएगा एंथर, ठीक है। एंड एस से हो जाएगा हमारा स्टेमन, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा, एस टी से पूरे से हो जाएगा हमारा व्हाट, दैट इज़ स्टेमन, ओके। तो ये तो हमारे हो गए, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम एंडोशियम, ठीक है। और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, गायनोशियम, ठीक है। फीमेल पार्ट इज़ द गायनोशियम एंड मेल पार्ट इज़ द एंडोशियम, ओके। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाली हूँ, क्योंकि हमको और ज़्यादा जगह चाहिए होगी, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि फ्लावर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कि असेंशियल चीज़ें क्या है, मतलब असेंशियल पार्ट क्या है एंड नॉन असेंशियल क्या है। तो अभी हम वो देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे इसेंशियल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा डिक्रीज़ करना होगा मेरे को, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ये, फाइन। तो इसे हम कम कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसेंशियल वाले पार्ट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो इसेंशियल में आ जाते हैं हमारे एंडोशियम एंड गायनोशियम, ठीक है। तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एसेंशियल वाले पार्ट क्या आ जाते हैं, एंडोशियम एंड द सेकेंड वन इज़ गायनोशियम, ओके। अब अगर बात करेंगे हम नॉन एसेंशियल में क्या आते हैं, तो नॉन एसेंशियल में देख लेते हैं हम, नॉन एसेंशियल में क्या क्या आ जाएंगे, नॉन एसेंशियल में आ जाते हैं, तो नॉन एसेंशियल में आ जाते हैं हमारे कैलिक्स एंड करोला, ठीक है। कैलिक्स एंड करोला आ जाते हैं हमारे नॉन एसेंशियल में, बट एसेंशियल में आ जाते हैं एंडोशियम एंड गायनोशियम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज़ कैलिक्स एंड कोरोला, ओके। तो ये नोट कर लिया आपने, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया। अभी हम देखेंगे डायग्राम को कि डायग्राम में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ओवरी दे रखी है यहाँ पे, फाइन। तो ओवरी क्या है, फीमेल पार्ट है ओवरी, ओके। सो द ओवरी इज़ द फीमेल पार्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरी किस टाइप की ओवरी है ये, ठीक है। इन्फीरियर ओवरी दे रखी है ना, खुद ही देख सकते हैं आप, इन्फीरियरली दे रखी है, दैट इज़। तो हम डायग्राम में यहाँ पे लिख देंगे ये कैसी ओवरी है, इन्फीरियर ओवरी दे रखी है, ठीक है। एंड इन्फीरियर ओवरी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ एपीगाइनस। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एपीगाइनस। तो हम यहाँ डायग्राम में लिख देंगे आगे से, ठीक है। हमको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो मैं लिख रही हूँ वो आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दैट इज़ एपीगाइनस, ओके।
सो आगे आगे देखते हैं अभी क्या है। ये हो गया सेपल, ठीक है। ये जो मतलब कि आपने कभी फूल देखा होगा, नीचे वाली जो होती है ना जिससे पेटल्स निकलते हैं, ठीक है ना, जिससे कि फूल की पत्तियां निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं सेपल बोलते हैं, ठीक है। तो सेपल का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये सेपल होता है ना जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जबकि बड स्टेज चल रही होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्शन इन बड स्टेज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन। मैं बोल रही हूँ तो आप समझ भी सकते हैं क्योंकि आपको लिखना हुआ शायद से ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बड़े स्टेज में प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है फिलामेंट। तो फिलामेंट अभी मैंने बताया था दैट इज़ अ मेल पार्ट, ओके। तो फिलामेंट आ गया एंड ऊपर वाले इस पार्ट को हम बोलते हैं पेटल। तो पेटल को हम साथ ही साथ क्या बोलते हैं, पेटल को हम कोरोला भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि पेटल को हम क्या बोलते हैं, हम पेटल को बोलते हैं कोरोला, ठीक है। ये कभी कभी आ जाता है, वैसे आने के चांसेस तो है नहीं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है। तो पेटल्स को बोलेंगे हम करोला, ठीक है। और ये कैसे होती है, ब्राइट इन कलर, जिससे कि अट्रैक्ट करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं, ब्राइट इन कलर, ठीक है। तो ब्राइट इन कलर हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये भी लिख लेंगे, छोटी से छोटी नॉलेज हम लिख लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है एंथर, ठीक है। तो ये एंथर वाला पार्ट है। तो एंथर हमारा कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। तो हम नोट कर लेंगे कि क्या होता है, हम सारी डिटेलिंग करेंगे जिससे कि हमारे यहीं पे मतलब आधी थ्योरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो एंथर हमारा कैसा होता है, दैट इज़ बाइलोब्ड, ठीक है। हमने लिख दिया है यहाँ पे दैट इज़ बाइलोब्ड। अब बाइलोब्ड और कैसा होता है, डाईथीकस होता है, ठीक है। तो बाइलोब्ड को क्या बोलेंगे, डाईथीकस, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 थीका होते हैं तो कैसा हो जाएगा ये, डाईथीकस, ओके। और कैसा होता है, और इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इसकी अरेंजमेंट होती है बेजल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको भी लिख देंगे, तो यहाँ पे मैं एरो बना देती हूँ, वहाँ पर हो नहीं पा रहा है, दैट इज़ बेजल अरेंजमेंट, ओके। तो कैसी अरेंजमेंट होगी, बेजल अरेंजमेंट होगी। हमने ये एंथर के बारे में चीज़ें पढ़ लिया है, ओके। तो ये समझ में आ गया है। तो उसके बाद में ये बता, यहाँ पे क्या बचा, ये हो गया स्टिग्मा है ये, ठीक है, स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा वाला पार्ट क्या होता है, यहीं से तो स्टिग्मा और ये वाला पार्ट क्या है, दैट इज़ फीमेल पार्ट, एंड ये वाला पार्ट क्या है, ये है मेल पार्ट है। तो यही था इस डायग्राम में, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया है, ओके। और एक और चीज़ मतलब नॉलेज के लिए कि पॉलिनेशन कब होता है, 2 सेल्ड स्टेज में होता है पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन कब कब होगा, अरे पूरा ही हट गया, पॉलिनेशन होगा 2 सेल्ड स्टेज के टाइम पे, ओके। तो चलिए हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी हम नीचे चलेंगे, आगे की थ्योरी हम देख लेंगे, ओके। चलिए लेट्स मूव। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अभी हम ये भी देख ही लेते हैं। सो ये हट नहीं रहा है, चलो हट गया है, वेरी गुड। अभी क्या लिखा हुआ, ये कुछ खास नहीं लिखा हुआ, बस ऐसे कुछ लिखा हुआ। अभी हम ये देखेंगे, ठीक है, कल भी हमने यही सब देखा था, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे उसका। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर टेकन प्लेस, सेवरल hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation further development of the floral प्रीमोर्डियम, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, कोई भी फ्लावर के बनने के टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल एंड इंटरनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो आगे जाके ग्रो करता है, वही सब लिखा हुआ है। एंड आगे क्या लिखा हुआ, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंडोशियम एंड गायनोशियम, मतलब एंडोशियम वाला पार्ट क्या है, दैट इज़ मेल, एंड द गायनोशियम इज़ द फीमेल पार्ट, ठीक है। तो ये मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, यही सब लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यू विड बी रिकलेक्ट द एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ वोल्स, ये सब दिखा है, कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है, ये हमारे पढ़ने के काम की नहीं है, मतलब पढ़ लेना, कुछ नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है, इतना सभी को पता होता है। एंड अभी हम आ जाते हैं, अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा, अरे तो ये रहा हमारा मार्कर। सो स्टार्ट हो रहा है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। हमने अभी देखा था स्टेमन को, देखा था ना हमने, तो हम स्टेमन की अब डिटेलिंग करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं एज ए थ्योरी से,
ठीक है। तो स्टेमन, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, मतलब लॉन्ग और सिलेंडरी जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट करते हैं। तो इससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे थ्योरी, ठीक है ना। थ्योरी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो हमें अभी में थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं क्योंकि हमें लिखना भी है और हम थोड़ा सा जगह कम पड़ जाती है हमारी लिखने के लिए। चलो ठीक है, ओके गाइस। तो चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये रहा यहाँ पे एंथर जो कि हमने पहले बताया था, और ये लॉन्ग सिलेंडरी पार्ट को क्या बोलेंगे, दैट इज़ फिलामेंट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फिलामेंट को हम स्टॉक भी बोलते हैं, ओके। तो ये इसे याद रख लेना है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे क्या दिया हुआ है, ये आप नीचे देख रहे होंगे, बल्ब टाइप का दे रखा है, दैट इज़, अभी यहाँ से वैसे भी रेज होगा तो इसी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे थैलेमस, ठीक है। बल्ब वाला पार्ट है उसे बोलेंगे थैलेमस। और हम ऊपर में देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसे बोलेंगे हम डिस्टल एंड, क्या बोलेंगे इसे, डिस्टल एंड। सो दिस इज डिस्टल एंड, ठीक है। और अगर हम नीचे वाले पार्ट को देखेंगे तो ये डिस्टल है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिमल एंड, क्या हो जाएगा ये, दिस इज प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। समझ में आया, तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये कैसा होता है, कलर चेंज करते हैं, कौन सा लें हम, इसे ट्राई करते हैं। ये क्या है पता नहीं, स्किन कलर टाइप है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कैसे होता है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसका, है ना, इसे हमने काट दिया है बीच में से, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, हम देख रहे हैं पोलन सेक्स हैं, पोलन ग्रेन्स देख रहे हैं आप, ठीक है। और ये कैसा डाई थीका से, ये आपको दिख रहा है ना, 2 थीका प्रेजेंट हैं इसमें, ठीक है। लाइन ऑफ डेहिसेंस, ये डायग्राम आ जाता है बनाने, आ जाता है मार्किंग करने के लिए, तो ठीक है, ये देखेंगे हम, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो ये कैसा है, बाइलोब्ड है। तो हम फिर से लिखने वाले हैं इसको, ठीक है। तो कोई बुराई नहीं है, याद हो जाएगा लिखने पे, ठीक है। तो हमारे चल नहीं रहा है मार्कर, सो दिस इज़ बाइलोब्ड, ओके। बाइलोब्ड मतलब कि डाइथीकस, अभी बताया था ना डाइथीकस है, इट मीन्स 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 साइड्स हो गई, ठीक है, 4 साइड्स, इट मीन्स, ये तो कलर ही बड़ा बेकार सा है, दैट मीन्स टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो आपने ये लिख लिया होगा, ये नीचे वाला, ठीक है, आई होप लिख लिया है आपने। तो इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ, ओके। तो ये कैसा हो जाता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे डाइथीकस है ना, तो अगर इसमें पूछा जाएगा कि अरे भाई क्या है ये, चलो चलो होते रहता है, कोई बात नहीं। तो ये कैसा है, डाइथीकस, हमने लिखी डाइथीकस है। तो अगर इसमें पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ थीका कितने होंगे, बताओ बताओ भाई। एक थीका में ना 2 लोब्स प्रेजेंट हैं, लोब कितने प्रेजेंट है, 2। तो एक थीका में 2, दूसरे थीका में 2, इट मीन्स टोटल थीका हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, टोटल थीका प्रेजेंट कितने हैं, दैट मीन्स 4। टोटल थीका कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। और हर एक थीका के अंदर, एवरी थीका कंटेन माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। हर एक थीका के प्रेजेंट मतलब हर एक थीका में क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया लिख लेंगे हम, हर एक थीका में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इट मीन्स अगर अब पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, दैट मीन्स जब हमारे थीका 4 हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे नंबर में, ओके। तो इतना समझ में आया, हमने ये डायग्राम को कर दिया है फुली किल, ओके। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे थ्योरी वाला पार्ट। तो थ्योरी में भी ये सब लिखा हुआ होगा, बट हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये क्या स्टॉक, ये लंबा वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, ओके। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड होता है कहाँ पे, हाँ, नीचे वाला पार्ट इज़ द प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डिस्टल एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये सब हो गया। द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर डिफरेंट स्पीसीज, मतलब कि क्या होता है, ये जो क्या होता है, स्टेमन की जो लेंथ है ना, ठीक है, स्टेमन की लेंथ ना अलग अलग में, मतलब अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग स्पीसीज़ में डिफरेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही रहे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है और ये हमको पता है, ओके।
तो हम कहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्वेशन द ईच स्टेमन अंडर द डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड बी। चलो आगे चलते हैं, ये कुछ नहीं है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। तो हमने देखा था कि बाइलोब्ड होता है, ठीक है। ठीक है, ईच लोब हैविंग टू थीका। तो हर एक लोब के पास कितने होते हैं? टू थीका होते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे डाइथीकस। ये हमने पढ़ लिया है, कितना ईजी है, ठीक है ना। ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ठीक है, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो कि सेपरेट कर रही है थीका को, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब अब इसके अंदर जो भी टिश्यूज वगैरह दे रखे हैं हमें उसके बारे में पढ़ना है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है, इसका बाइलोब्ड नेचर जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे इसका, ठीक है। ठीक है, द एंथर इज द फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो क्या फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। हमने ये ऊपर सब कुछ हमने डायग्राम में ही देख लिया है। देखो, हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है इसमें, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो और ये कैसा हो जाएगा? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो कि हमने जस्ट पढ़े ही हैं, ठीक है। लोकेटेड एट द कॉर्नर, कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। 2 इन ईच लोब, हर एक लोब के कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, समझ में आ गया। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक। और सोचो, जो माइक्रोस्पोरेंजिया था ना, वही बनाता है पॉलन सेक को बड़ा होकर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया ही बनाता है बड़े होके पॉलन सेक को, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ओके, ठीक है। ऑल दो, पता नहीं क्या लिखा हुआ, हाँ, ऑल दो द लेंथ ऑफ द एंथर इज आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स, वही है, ठीक। उसके बाद में पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे हम। और चलो अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। कहाँ गया? यस, ये रहा। तो अभी हमने बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनाता है? यही बनाएगा पॉलन सेक को, आई मीन पॉलेंस यही बनाएगा, ठीक है, स्पोर्स, ठीक है। इन ट्रांसवर्स सेक्शन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर, ठीक है। 4 लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से सराउंडेड होता है, ठीक है। द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, ठीक है, टैपेटम, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है भाई, इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी? तो हमारी एयर मोस्ट लेयर हो जाएगी, दैट इज़ टैपेटम। तो टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, आई थिंक। तो अभी हम आगे देख लेंगे थोड़ा सा, आई थिंक टैपेटम न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड कराती है, ओके। तो क्या है? 3 बॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ द एंथर रिलीज द पॉलन। मतलब क्या करते हैं, जो ये 4 लेयर हैं ये किस लिए है? ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके पॉलन को, ठीक है, पॉलन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। द इनर मोस्ट बॉल लेयर इज टैपेटम। ओ आ गया, तो ठीक है, इनर मोस्ट बॉल लेयर क्या होती है? दैट इज टैपेटम। ओ माय गॉड, क्या हो गया ये? पूरा ही हट जाता है, चलो छोड़ो। तो इनर मोस्ट लेयर क्या हो जाती है? इनर मोस्ट लेयर हो जाती है हमारी टैपेटम, ठीक है। इन न्यूट्रिशियस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेस, इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है, जो हमने अभी बताया था, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमंस की बात करेंगे तो उसमें सर्टोली सेल्स का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स वर्क करती हैं न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम। पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस, इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। व्हेन अ एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस आर कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। ऐसा एंथर डेवलप्स, ठीक है, एंथर बड़ा हो रहा है, ठीक है। द सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। तो स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसके बाद में बनता है उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है, ठीक है। टेट्राड मतलब 4, ठीक है।
व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड, ये क्वेश्चन पूछ रही है हमारी एनसीईआरटी हमसे। तो चलो अभी हम आ जाते हैं हम अपने स्ट्रक्चर्स पे। तो अब स्ट्रक्चर्स को करेंगे हम किल। ओके, तो चलिए लेट्स डू इट। तो अभी हम मार्कर का कलर सेट कर लेंगे। कौन सा कलर लेंगे? हम लेंगे पिंक। ओके, चलो तो अभी हमने यही पढ़ा था, ठीक है ना। अब ये क्या दे रखा है? एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन करा रखा है, ठीक है। तो ये ठीक है बाइलोब्ड है एंड 4 थीका प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। और ये लेयर्स बता रखी हैं और लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन करना। फिर उसके बाद में इसका अंदर का भी स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। ये पूरा अंदर में क्या क्या लेयर्स हैं ये सब बता रखा है, ठीक है। तो देखो अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, सबसे आउटर वाली लेयर हो जाएगी हमारी एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, इसे याद कर लेना है। मिडल लेयर्स हो जाएंगी, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। टैपेटम है, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन देना, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, ये न्यूट्रिशन दे रही है, ठीक है ना। और इसके अंदर में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। एक हार्मोन प्रेजेंट होता है दैट इज़ स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन ये कैसा होता है? हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि बचाता है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, जैसे कि बहुत डेंजरस कंडीशन से क्या बोलेंगे उसको, अरे याद नहीं आ रहा। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट्स में ये डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, हमारा पॉलिन उसको बचाता है। स्पोरोपोलिनिन का काम होता है, ठीक है। और ये कौन देती है? टैपेटम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखो हमने बात की थी यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू की, ठीक है ना। तो स्पोरोजीनस टिश्यू क्या बनाता है? यंग एंथर बनाता है, ठीक है। और कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, ठीक है। तो ये हमने बताया था स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है? एंथर बनाएगा हमारा, मतलब कि प्रेजेंट होता है एंथर में, ठीक है। एंथर में प्रेजेंट होता है स्पोरोजीनस टिश्यू, ये तो पढ़ा ही, तो वही चल ही रहा है, ठीक है। एंड कैसा होता है? कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, ठीक है। कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है ये यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में और अभी हम यहाँ पे देखेंगे और चीज़ क्या होता है इसमें, ठीक है। और ये क्या करता है? ये करता है, अभी हमने पीछे ही देखा था, स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करता है? एंटर्स इन द प्रोसेस इन माइटोटिक डिवीज़न। तो ये किस में एंटर कर जाता है? माइटोटिक डिवीज़न में एंटर कर जाता है। और क्या बना देता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड क्रिएट करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ है भाई जो कि एंटर कर जाती है म्यूटिक डिवीज़न में, ठीक है। माइटोटिक नहीं, म्यूटिक डिवीज़न में एंटर कर जाती है, तो वो हो जाती है हमारी स्पोरोजीनस टिश्यू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एंटर इन द प्रोसेस इन, सभी लोग अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, प्रोसेस इन म्यूटिक डिवीज़न, ठीक है। म्यूटिक डिवीज़न में आ जाती है, ठीक है ये। और फिर क्या बनाती है ये? म्यूटिक डिवीज़न करके बना देती है ये बना देती है हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहाँ से क्या बनाएगी? ये बना लेगी यहाँ से माइक्रोस्पोर, 4 लिख दे रही हूँ मैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पे बना देती है, क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि ये फुली डेवलप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स बन गए और इसके पास क्या होगा? स्पोरोपोलिनिन होगा जो कि इसको प्रोटेक्ट करता रहेगा पोलन को, ठीक है। तो समझ में आ गया है डायग्राम हमारा ये वाला भी। चलिए अभी कुछ थ्योरी दे रखी है तो हम वो पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है ना, और शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए तो अभी कुछ थ्योरी है, अभी हम वो देखते हैं। चलो भाई, चलो देख लेते हैं। तो अगर बात करेंगे 1 स्पोरोजीनस सेल में क्या होता है? 1 टेट्राड होता है, बट 4 पोलन होते हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं। एज ईच सेल, ठीक है, एज ईच सेल ऑफ द माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन ऑफ पोटेंशियल पोलन इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इसको क्या बोलेंगे? पोलन मदर सेल, दैट इज PMC, यस। और ये कैसे बन रही है हमारी? ये बन रही है म्यूसिस के थ्रू, है ना। इसे बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म, दे आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स,
ठीक है, इसीलिए हम जो उनके पास 4 सेल्स होती है इसलिए हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एंथर मेचर एंड डिहाइड्रेट, ठीक है, एंथर मेचर हो गया एंड डिहाइड्रेट हो गया, द माइक्रोस्पोर एसोसिएटेड विद द डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, उसके बाद में पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ठीक है, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर होते हैं या फिर उनको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोस्पोर्स को ही हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखने का है। फाइन, तो कितने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। ठीक है ना, ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट इज़ रिलीज्ड विद द डाइसेंस ऑफ द एंथर। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब ये आ जाते हैं हम पॉलन ग्रेन्स की बात होने वाली है अब। द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, दैट इज़ मेल गैमेटोफाइट होता है, हमको पता है। इफ़ यू टच द ओपन एंथर, अगर हम हिबिस्कस, एक प्लांट का नाम दे रखा है हमारी एनसीईआरटी ने भाई, हिबिस्कस को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे नहीं मालूम भाई। ठीक है, तो हिबिस्कस का हमारे पास एक फ्लावर है, हमने उसके एंथर को टच किया, टच करो, टच किया। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। ठीक है, टच किया एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स। मेरे को नहीं पता सरसों का, मतलब हम तो किसी में फूल में देख सकते हैं, अगर आप कभी रोज़ लेके आएंगे तो उसमें बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। ठीक है, पॉलन तो हर किसी फूल में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो भाई फूल लेके आओ और देखो। ठीक है, प्रैक्टिकल कर लो। ठीक है, तो क्या था, हमारी फिंगर पे येलो येलो आ जाता है, दैट इज़ क्या होता है, वो हमारा पॉलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, तो स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स आर ड्रॉप और वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर। मतलब क्या है कि ऐसे छूट जाएगा, एक पानी की ड्रॉप लो, उसके अंदर डालो, उसमें चिपक जाएगा, फिर उसको आराम से आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से सर्च करते रहो। ये सब बताया हुआ है इसमें, रिसर्च कर लो। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डायग्राम अगेन। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है हमारे, बताओ भाई क्या है ये, तो ये हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स, टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। खुद ही देख लो भाई, खतरनाक स्ट्रक्चर है ये, बट आप वैसे देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। देखो कितना डेंजरस स्ट्रक्चर लग रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसी क्या बात है। हाँ, तो अगर हम देखेंगे एक चीज़, अब हमारी बात चली थी स्पोरोपोलिन की बात चली थी। देखो स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है किसमें, जम्पोर में। तो जम्पोर नीचे आएगा, आप बोलेंगे जम्पोर क्या होता है, तो वो भी हम बताएंगे। तो हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को याद आ गया, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि स्पोरोपोलिन कहाँ पे अब्सेंट होता है, ये आ जाता है। तो कि स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है, आगे लिख लो भाई, लिख लो, अब्सेंट होता है कहाँ पे, जम्पोर पे। यस, तो जम्पोर पे अब्सेंट होता है स्पोरोपोलिन, तो यहाँ पे लगा लेंगे क्रॉस, नहीं होता जम्पोर पे। ठीक है, एंड द 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल्ड स्टेज होती है। ठीक है ना। चलो अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया इसका एग्जाम्पल, अभी कुछ डायग्राम दे रखा है, तो हम पहले डायग्राम देख लें, क्या करें, पहले थ्योरी पार्ट करें कि डायग्राम करें, बताइए। चलो हम डायग्राम कर लेते हैं पहले, तो इसे हम स्मॉल कर लेंगे क्या, अभी पूरा नहीं आ रहा, अरे हाँ चलो पूरा आ गया गाइज। ओके, अभी हम अपना डायग्राम करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये क्या है भाई, ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, मतलब कि टेट्राड बना रहा है। यस, एम आई राइट, यस टेट्राड बना रहा है ये। ठीक है, तो देखो पॉलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का साइज़ कितना हो सकता है, 25 to 50 मिलीमीटर इन डायमीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो थ्योरी में आ जाएगा, तो वो हम लिख लेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद में देखो ये बनाया, हमारा मार्कर ही नहीं चल रहा है, व्हाट इज़ दिस, क्या प्रॉब्लम है इसको, अरे 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 क्या हो गया इसे, ओह फाइन नाउ, चलिए होते रहता है, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये बनते जा रहा है यहाँ पे, तो यही सब है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, चलो इसे बाद में हम देखेंगे, पहले हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम करेंगे इंक्रीज़, और उसके बाद में ये तो कुछ नहीं क्वेश्चन है, तो यहाँ से पढ़ेंगे हम। यस, pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 मिलीमीटर। ठीक है, अभी मैंने बताया था 25 to 50 मिलीमीटर इन डायमीटर, है ना। इट इज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड बॉल, 2 लेयर होती हैं इसके पास, ये लिखा हो 2 लेयर दिखाई दे रही है हमको। ठीक है,
है ना। द हार्ड आउटर लेयर इज एक्साइन और अंदर वाली होती है एंटाइन, ठीक है। एक्साइन कौन सी है, हार्ड वाली पार्ट क्या है, एक्साइन। एंड मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, तो किसकी बनी हुई थी, स्पोरोपोलिन की बनी हुई थी। और हमने देखा था कि स्पोरोपोलिन कौन दे रहा था उसे, बताओ जल्दी बताओ बताओ, स्पोरोपोलिन कौन दे रहा था, टैपेटम। तो स्पोरोपोलिन दे रहा था टैपेटम से, हमको मिल रहा था, हमको नहीं मिल रहा था, आई मीन स्पोर्स को मिल रहा था टैपेटम से स्पोरोपोलिन, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन एज द, ठीक है। तो ठीक है, हाई टेम्परेचर इन स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाइन एंजाइमेटिक रिएक्शन कुछ ही नहीं होने वाला, स्पोरोपोलिन की वजह से जिंदा रहता है मतलब कि ये जो शीड है, यस तो शीड क्या रहेगा, पोलन ग्रेन्स, हाँ हमारा पोलन ग्रेन्स स्पोरोपोलिन प्रोटेक्ट करता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपरेटस कॉल्ड जर्म पोर, ठीक है। क्या होता है उसके पास एक एपरेटस होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। और मैंने क्या बताया था, स्पोरोपोलिन अब्सेंट कहाँ पे होता है, जर्म पोर पे स्पोरोपोलिन होता है अब्सेंट, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर दे रखा है क्या, जर्म पोर दे रखा है, नहीं इसमें बताया नहीं है, आगे देखिए, हाँ पूरा ही दे रखा है बट इसमें दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो सॉरी, जर्म पोर पे एब्सेंट होता है स्पोरोपोलिन, हाँ ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स एज वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, हम इनको फॉसिल के जैसे भी इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं ड्यू टू स्पोरोपोलिन, ठीक है। द एक्साइन एक्सिबिट द फैसिनेटिंग एरे पैटर्न ऑफ द डिज़ाइन, ठीक है, ये सब छोड़ो। उसके बाद अगर हम देखते हैं द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन, क्या बोलेंगे हम इसे, एंटाइन बोलेंगे, अंदर वाली पार्ट को, अंदर वाली लेयर को एंटाइन, और बाहर वाली क्या थी हमारी एक्साइन थी, ठीक है। इट इज़ अ थिन, ये कैसी है, थिन लेयर होती है, ठीक है। और वो कैसी थी, हार्ड आउटर लेयर थी, ठीक है वो, ठीक है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, इसे याद कर लो, इसे याद कर लो भाई कि इंटाइन किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है, और एक्साइन बनी हुई होती है हमारी स्पोरोपोलिन की, ओके। तो समझ में आ गया, तो किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज एंड पैक्टिन की। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है उसके बाद 2 सेल्स होती हैं, पहली होती है वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड वन इज जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, वेजिटेटिव सेल थोड़ी सी बड़ी है एंड जनरेटिव सेल बहुत स्मॉल सी है, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स होती हैं, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, वेजिटेटिव सेल कैसी है, बड़ी है, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व। तो वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, यहाँ पे रहता है, इधर होता है फूड रिजर्व रहता है, ठीक है, फूड रिजर्व रहता है, ठीक है, फूड रिजर्व रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके पास कैसा होता है, ये न्यूक्लियस आप देख रहे हो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा है, तो कैसा हो जाएगा, इरेगुलर न्यूक्लियस भी है इनके पास में, ठीक है, इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। हैज़ अबंडेंट ऑफ द रिजर्व फूड एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। द जनरेटिव सेल कैसी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। एंड द फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, इट इज़ द स्पिंडल शेप्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म। आगे पढ़ते हैं क्या है, कहाँ गया, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, इट इज़ अ स्पिंडल शेप्ड विद, अब ये इरेज नहीं होगा, पता नहीं क्या है इसको, एक काम करते हैं इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा भाई चलो हो गया है, गुड वेरी गुड, ओके। तो इसे कम करेंगे हम, चलो ठीक है, कहाँ गया, ये पढ़ लिया था हमने। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड ऑफ द डेंस साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड ऑफ 2 सेल्ड स्टेज, मतलब 60% एंजियोस्पर्म में, ये याद करना है हमको, 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 स्टेज, ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज होते हैं, ठीक है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज में जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, ठीक है, गिव राइज टू 2 मेल एंड गैमेट बिफोर द पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज, मतलब 60% में तो होते हैं 2 सेल्ड स्टेज एंड बाकी जो भी बचे हैं उनमें होते हैं 3 सेल्ड स्टेज होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर मेनली स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जीज, तो पोलन ग्रेन्स की वजह से क्या हो सकती है, कुछ एलर्जीज भी हो सकती है, लाइक ब्रोंकाइल अफेलिक्शन एंड सम पीपल आफ्टर लीडिंग टू अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाइटिस, ठीक है, मतलब ब्रोंकाई में
इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस होगा। आइटिस का मतलब ही आइटिस लगा होता है ना, उसका मीनिंग होता है कि इन्फ्लामेशन, ठीक है। इट मे द मेंशन द पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, ठीक है। हमने कैरेट ग्रास एंड पार्थीनियम पीछे पढ़ी थी, ठीक है। कम इनटू इंडिया एंड कंटामिनेटेड विद द इम्प्रूव वीट हैज़ बिकम ubiquitous in occurrence that cause pollen एलर्जी, ठीक है। तो पार्थीनियम एंड कैरेट ग्रास की वजह से क्या होगी, पॉलन एलर्जीज हो जाती हैं। अब देखो, अभी अगर हम बात करेंगे कि पॉलन्स का यूज़, वैसे तो इंडिया में इतना कुछ होता नहीं है, बट इंडिया के बाहर में पॉलन का यूज़ किया जाता है एनर्जी को बढ़ाने के लिए। कुछ एथलीट्स वगैरह भी करते हैं इसका यूज़, बट इलीगल होता है यूज़ करना, ठीक है। तो डायग्राम देख रहे हैं भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल दिया हुआ है, एकदम चमक रहा है, ठीक है। चलो देखे पड़ते हैं। और पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। इट हैज़ बिकम फैशन इन रिसेंट ईयर्स, मतलब फैशन बन चुका है एक टाइप का, ठीक है। यूज़ पॉलन टैबलेट्स एंड फूड सप्लीमेंट्स भी बनते हैं, ठीक है। टैबलेट्स हैं, दिख रहे हैं आपको, फूड सप्लीमेंट्स ये सब बनते हैं, जैसे ड्रॉप्स वगैरह भी हैं, एंड कुछ शेक भी वगैरह है। वाओ, क्रीम भी है, क्रीम का लगाएंगे, मुंह पे लगाने से कुछ हो जाएगा क्या पता नहीं, खाने को होगा आई थिंक, लेकिन खाने वाला नहीं लग रहा है, चलिए छोड़िए। तो क्रीम्स वगैरह ये सब आ चुकी हैं, ये सब यूज़ होती हैं वेस्टर्न कंट्री में, हमारे इंडिया में नहीं होता, ठीक है। ये मतलब होता होगा लेकिन नहीं होता है, हम इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट सिरप्स एंड अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horses। ये क्या करते हैं, एनर्जी इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, बॉडी की, जिससे कि मतलब उसको थकान महसूस नहीं होती है। तो जो एथलीट होते हैं जिन्हें भागना होता है तो वो ये यूज़ कर लेते हैं, बट बहुत इलीगल होता है, ठीक है। उनको बैन भी किया जा सकता है इसकी वजह से, ठीक है। और हॉर्सेस को दे दिया जाता है, जो रेस वाले घोड़े होते हैं ना, तो उनको ये सब दे दिया जाता है जिससे कि वो थके ना, और बहुत ज़्यादा स्पीड में, अगर हमने सोचा हमने इसे खा लिया ना, हम मज़े में पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, बट हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, बट आई थिंक ये थोड़ा नेचुरल है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। चलो छोड़िए, आपको अगर इतनी क्यूरीज हो रही है आप जाके गूगल कर लें, जाके पता चल जाएगा कि साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं है। फ़ायदा कुछ नहीं है, बट हम फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो आपको मिलेगा ही नहीं ढूंढने पे, ठीक है। तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वैन वंस द शेड पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड टू स्टिग्मा बिफोर द लूज वियाबिलिटी, ठीक है। अब हम वियाबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। हैव द ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, हाउ लॉन्ग यू थिंक पॉलन ग्रेन्स रिटेन वियाबिलिटी, मतलब कब तक वो पॉलन ग्रेन है कि ख़राब नहीं होता, जिससे कि मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, कब तक कैसे बोल सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ख़राब होने का मतलब तो ये हुआ कि वो अगर जाता भी है फीमेल के पास तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो ठीक है। तो ये सब बताना है कि कौन कौन सी ग्रेन्स में होता है, ठीक है। जैसे कि in some cereals such as rice and wheat pollen grains lose viability within 30 minutes, only 30 minutes के लिए viability होती है व्हीट एंड राइस के पॉलन ग्रेन्स की, ओके। तो ये याद कर लो, ठीक है। 30 मिनट्स तक, वैसे देखा जाएंगे तो 3 महीने तक तो इनका वही रहता है, लाइफ स्पान होता है, एंड और इनका 30 मिनट तक वियाबिलिटी रहती है। तो बहुत ईजी है, ट्रिक टाइप का बन गया एक टाइप का, ठीक है, ऑफ देयर रिलीज, ठीक है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलिनेसी दी मेंटेन वियाबिलिटी फॉर मंथ्स, इनका कुछ महीनों तक रह सकता है, ठीक है। कौन कौन से हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलिनेसी, ये सब कुछ महीनों तक भी इनकी वियाबिलिटी रह सकती है। यू मे हैव हर्ड स्ट्रॉन्ग स्टेमन फ्रॉम मेनली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करा लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा लेते हैं, जैसे कि हमारे मेंडल ने कराया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। इफ़ द पोलन पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन इज लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर एन ईयर, हम कैसे रखेंगे, -196 डिग्री सेल्सियस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। पोलन कैन बी यूज्ड पोलन बैंक में रख सकते हैं, सिमिलर टू शीट बैंक, जैसे कि शीट बैंक होती है तो पोलन बैंक भी होती है, ठीक है। किसके लिए, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, मतलब कि बाद में हम उनका यूज़ कर सकें, जैसे कि कोई प्लांट बहुत अच्छा हो गया है तो हम उसका पोलन कलेक्ट कर लेंगे या उसकी शीट कलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसे करके ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो शेक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितना बड़ा चैप्टर है भाई, तो हमने काफ़ी पढ़ लिया अभी, ठीक है ना, लेकिन अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो चलो देखते हैं कितने पेजेस रह गए हैं,
चलो छोड़ो, अभी हम पढ़ लेते हैं, हम पढ़ने पर फोकस करते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा कितना भी रह गया हो। ओके ओके गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो काफ़ी चैप्टर रह गया, काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है। चलो अभी हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पता नहीं कितनी बार बताएंगे ये हमें, हाँ पता है हमें, ठीक है। तो हमको पता है ये कि गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर होता है, ठीक है। एंड द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके। सो कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, सिंगल है इसीलिए हमने इनको बोल दिया है मोनोकार्पिलरी, ठीक है। और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, ठीक है। अगर एक पिस्टल से ज़्यादा पिस्टल होगी, मल्टी कार्पिलरी। आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसमें 2 पिस्टल हो या 3 पिस्टल हो? मैं याद करने का ट्राई कर रही हूँ, मैंने देखा है कि नहीं देखा है, शायद से एक फूल देखा था मैंने अजीब सा, लेकिन मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, ठीक है। When there are more than one pistil may be fused together, अगर देखो, अगर एक है सिंगल पिस्टल है दैट इज़ मोनोकार्पलरी, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा है दैट इज़ मल्टी कार्पलरी, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा हैं और वो एक दूसरे में फ्यूज़ हैं, ठीक है, फ्यूज़ टुगेदर, दैट इज़ सिनकार्पस। फ्यूज़ होने को भी बोलेंगे हम कार्पस, सिनकार्पस, ठीक है। और मे बी एपोकार्पस, और एपोकार्पस भी हो सकता है, ठीक है। सिनकार्पस एंड एपोकार्पस, ठीक है। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स। एक पिस्टल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, लाइक स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा ऊपर वाला जहाँ पे स्टिकी होता है, वहाँ पे जहाँ पे पॉलन आके अटैच करेंगे दैट इज़ स्टिग्मा। एंड स्टाइल हो गया लंबा वाला पार्ट, जैसे कि अभी हम डायग्राम बनाते हैं, चलो इसका। तो ये रहा, पेन सही से नहीं चल पा रहा है, डायग्राम तो बहुत बेटर बना लेती मैं। तो ये देखो, यस, समझ लेते हैं, समझने के लिए तो इतना काफ़ी है ना। तो ये वाला पार्ट क्या है? दैट इज़ स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। और ये क्या है? स्टाइल। एंड दिस इज़ ओवरी। ओके, तो ऐसे ही होता है ना, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, फाइन, ठीक है। द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये कैसा है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहीं पे आके जो स्पोर्स होंगे, स्पोर्स पॉलन होंगे, तो वो वहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक, पॉलन ग्रेन्स के लिए। द स्टाइल इज़ द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट। ये कैसा है? सिलेंडर पार्ट है, दिख रहा है आपको, ठीक है। बीनीथ द स्टिग्मा द बेजल बल्ब पार्ट इन द पिस्टल ऑफ द ओवरी। एकदम बल्ब लाइक पार्ट होता है, फूला फूला सा, उसे क्या बोलेंगे? ओवरी। इनसाइड द ओवरी, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है? ओवेरियन कैविटी होती है, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ओवेरियन कैविटी है, ठीक है। उससे हम क्या बोलते हैं? कैविटी को बोलते हैं हम लोक्यूल, ठीक है, लोक्यूल बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोक्यूल के अंदर, ठीक है, आई मीन यस। तो कैविटी को ही बोलते हैं ना, तो उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये था, ये हमने समझ लिया है एकदम अच्छे से। तो अभी फिर से डायग्राम्स आ गए हैं कुछ, यस। तो इसमें अलग अलग टाइप की ओवरीज वगैरह, यस, फीमेल पार्ट्स के बारे में बताया है, यस। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया था, हाँ हाँ, ये देखो भाई, ये देखो, ये दिख गया, दिख रहा है? कभी देखा है क्या आपने ऐसा? मैंने शायद देखा है किसी में, आपने किसी फ्लावर का नाम नहीं याद आ रहा है बस मुझे, ठीक है। तो ये क्या है? ये देखो, फिर से हो गया इतना बड़ा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे, ठीक है। तो फ्यूज़ है ये, क्या फ्यूज़ नहीं लग रहे? फ्यूज़ से ही लग रहे हैं, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये फ्यूज़ नहीं है, ठीक है। स्टाइल हो गया, ठीक है, ओवरी हो गई, ठीक है। ओवरी कैसी है? हमारी मोनोकार्पेलरी है, ठीक है, मोनोकार्पेलरी दिख रही है, ये कैसी है? मोनोकार्पेलरी है, ठीक है। अब हम दूसरे वाले डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये देखो भाई, हाँ, स्टिग्मा, ये तो अलग अलग हैं, तो ठीक है, ये है नहीं ऐसे करके, ये फ्यूज़ हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। तो फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड का मतलब हमने क्या बताया था? फ्यूज का मतलब बताया था सिनकार्पस। तो ठीक है, फ्यूज़ का मतलब हो गया सिनकार्पस हो गया। तो देखो, ये फ्यूज़ के हो गए, सिनकार्पस एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखे हैं, ये कार्पस दे रखे हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे हम एपोकार्पस।
तो क्या बोलेंगे इसे हम एपोकार्पस बोलेंगे। ओके, ये पूरी तरीके से फ्यूज़ नहीं है तो इसे बोलेंगे हम एपोकार्पस। और इसके आगे हमको दे रखा है स्ट्रक्चर, दे रखा है हमको, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे दे रखा है, तो हम इसे क्लियर कर दें। चलो इसे हम हटा देते हैं एंड ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे अभी। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ से स्टार्ट करें नीचे से। अगर हम बात करेंगे तो नीचे वाला इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। सो दिस इज बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो ये ओव्यूल का बेसल पार्ट है, ठीक है, ओव्यूल, ठीक है। और ये देखो, ये हाइलम है, हाइलम, ऊपर में हाइलम है। हाइलम का मतलब होता है, हाइलम क्या बनाता है, कहाँ से बनता है जाके, हाइलम बनता है ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल। तो देखो फ्यूनिकल ये रहा, ओके, ठीक है, फ्यूनिकल ये रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, तो उसी पार्ट को हम बोल देते हैं हाइलम, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे माइक्रोपाइलर है, यहाँ से अंदर एंटर करेगा ये, ठीक है। माइक्रोपाइलर पोल है, ठीक है। आउटर इंटेग्यूमेंट, ये वाले पार्ट को आउटर इंटेग्यूमेंट बोलेंगे, दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट। एंड उसके बाद में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है न्यूसिलस एंड लास्ट वन इज एम्ब्रियो सेक, ठीक है। और नीचे वाली जो ब्रॉड पार्ट है उसे बोलेंगे हम चलाजल पोल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, चलाजल पोल बोलेंगे। और ये जो हमारे आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट दिए हुए हैं, इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, तो हमको समझ में आ गया है, ठीक है। और ये किस टाइप का ओव्यूल है, ये ओव्यूल है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। तो जितने भी डायग्राम दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ की वैल्यू है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो भगवान की बातें मान के इसे पूरा हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। सो क्या लिखा हो अभी हम पढ़ेंगे आगे। So the arising from the placenta are the megasporangia commonly called ovules, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1, जैसे कि वीट, पेडी एंड मैंगो फील्ड में, एंड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स में आपने देखे होंगे कि वो शीड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वाटरमेलन में तो भाई इतने सारे होते हैं ना, कुछ कहने के नहीं, ठीक है। लेकिन मैंगो सही है यार, बिल्कुल एक रहता है। और भाई वाटरमेलन खाना ही मैंने ऑर्किड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, तो मुझे नहीं पता, मैंने खाया नहीं खाया। वाटरमेलन एंड मेलन, पपाया सब तो खाए हैं, चलो ठीक है। अगर आपने ऑर्किड्स खाया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta. ovule कैसा होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और ये किससे अटैच रहता है, प्लेसेंटा से रहता है। और उसी को हम बोलेंगे क्या, फ्यूनिकल, ठीक है, स्टॉक लाइक्ड फ्यूनिकल, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे, जो कि हमने ऊपर में देखा था, ठीक है ना। देखो हम फिर से देखें, हमने फ्यूनिकल देखा था यहाँ पे, ये देखो ये रहा फ्यूनिकल, ये रहा फ्यूनिकल, ठीक है। और ये रहा हमारा एम्ब्रियो सेक, ठीक है। चलो कहाँ गया, सो द कॉल्ड फ्यूनिकल, ओके। एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल रीजन इज कॉल्ड हाइलम। जहाँ पे ओव्यूल फ्यूज होता है फ्यूनिकल के साथ, उसी को हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। जहाँ पे ओव्यूल फ्यूज होता है फ्यूनिकल के साथ, उसी को बोलते हैं हम हाइलम, जो कि हमने पहले ही डायग्राम में देख लिया है। बस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो भाई वही चीज़ लिख दी है फिर से दोबारा दूसरी लाइन में कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन प्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्शन एनवलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, हमने देखे थे, ठीक है ना। आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, 2 टाइप के प्रोटेक्शन एनवलप होते हैं, ठीक है।
सो ये सभी लिखा हुआ है, ठीक है। द अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड इज चलाजल रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो जो जो चलाजल पोल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जो भी हमने डायग्राम में लिख लिया है पहले से ही, ठीक है। तो ये सभी लिखा हुआ है, ठीक है। द इंटेग्यूमेंट इज द मास ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। तो न्यूक्लियस के पास में क्या होता है, फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रिएंट देता रहता है, ठीक है। उसके बाद लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो शेक और फीमेल गेमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर। एक मेगास्पोर से क्या बनाता है, सिर्फ एक सिंगल एम्ब्रियो सैक क्रिएट करता है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है, फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल से जब बनता है मेगास्पोर, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएटेड सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। आई एम सॉरी। तो ठीक है, और अगर हाँ चलो ठीक है, हम एक चीज़ भूल गए, अभी हम पीछे चलते हैं। यहाँ पे एक मेन चीज़ आ जाती है। यहाँ पे हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, वेयर इज़ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, 2n होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद करने का है इसे। अभी हम करेंगे डायग्राम्स। तो अगेन डायग्राम को मज़ा आ रहा है डायग्राम करने में या नहीं, तो डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो दिस इज़ गुड फॉर अस, ओके। तो हम इतना कर लेते हैं कि हमको दिख रहा है। सो दिख रहा होगा आई थिंक, येस। तो मुझे पेन लेना पड़ेगा, उसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक 1 घंटा होने वाला है, पर आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, बस मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो हम ओव्यूल के पार्ट्स देखेंगे। तो देखो आप, ये माइक्रोपाइलर एंड दे रखा है, न्यूक्लियस दे रखा है। न्यूक्लियस के बाद में क्या होता है, फूड रिजर्व रहता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, 2n होता है। अब हम NCERT मार्किंग करेंगे और हम इसी में लिख लेंगे। तो यहाँ पे और क्या रहता है, फूड रिजर्व रहता है, यहाँ पे रहता है फूड रिजर्व, ओके। तो आप अच्छे से लिख लीजिए, मेरे को तो लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये रही मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल भी कैसी होती है, 2n होती है, ठीक है। और क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ओव्यूल। कहाँ से डिफ्रेंशिएट होती है, ओव्यूल से डिफ्रेंशिएट होती है। और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, अभी हमने पीछे ही पढ़ के आया था, हम इसे बोलते हैं चलाजल एंड। क्या बोलेंगे इसे, चलाजल एंड बोलेंगे इसे हम, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया यहाँ पे। उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में देखो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर गया है। देखो छोटे छोटे से पार्ट बनने वाले हैं, माइक्रोपाइलर एंड रहा, न्यूक्लियस हो रहा है, ठीक है। मेगास्पोर डायाड बना लिया। अब इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो 2 बना लिए, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डायाड। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बाद में यहाँ पे हुई, तो रेड कलर लेते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद में 4 बन जाएंगे, ठीक है ना, टेट्राड। हाँ, टेट्राड क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले क्या होगा, ये किसके थ्रू होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड होगी। यहाँ पे क्या हो रही है हमारी, यहाँ पे हो रही है मियोसिस। कुछ लिखने के लिए ना लेना पड़ेगा, फिंगर से हो नहीं पाता है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड हो रही है। तो यहाँ पे म्यूजिक फर्स्ट एंड सेकंड हो रही है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे टेट्राड बनना है, मेगास्पोर टेट्राड बनना है, आप खुद दे रखे हैं। बट इसमें होता क्या है कि 3 तो डी जनरेट हो जाते हैं। तो मान लो ये ऊपर वाले 3 हैं जो, ये कैसे हो गए, डी जनरेट हो गए। क्या हो गए, डी जनरेट हो गए हैं। तो ये हो गए डी जनरेट। और जो एक जो बचा है ना इकलौता ये वाला, ठीक है, इसमें हो जाएगी 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, ठीक है। 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, कैरियोकाइनेसिस। मतलब क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि यहाँ पे हो रही है 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस। तो कहाँ लिखें हम, यहाँ पे लिख लेते हैं एरो बना के। यहाँ पे हो रही है 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनने हैं। यहाँ पे पहले हुआ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, माइटोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे हुआ माइटोटिस,
माइटोसिस सेकेंड हुआ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हुआ माइटोसिस थर्ड हुआ। उसके बाद में यहाँ पे बन गए सिनर्जिड्स बन गए हैं, एग बन गए, सेंट्रल सेल बन गई है एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गए एंड एंटीपोडल सेल्स बन चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा मिला के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया है, 8 न्यूक्लियाई बन गया है, ठीक है। 8 पूरा 8 क्रिएट हो गया है, ठीक है। कैसे करके 8 हुआ है अब देखो, ठीक है। 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। 8 सेल्ड ही बोलेंगे ना, यस। तो देखो एंटीपोडल्स की बात करेंगे तो एंटीपोडल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीपोडल्स हैं 3, पोलर न्यूक्लियाई दे रखे हैं हमको 2, ठीक है। एंड सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल एक ही है, यस। ये एग दे रखा है हमको 1, सिनर्जिड्स कितने हैं 2 दे रखे हैं, तो पूरी काउंट कर लेंगे हम कितने हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 और ये 8, 4 कहाँ से आ गया, अरे क्या हो गया ये। देखो 8 न्यूक्लियाई बनी है एंड 7 सेल, यस 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 यस, 1 मिनट, 3 4 5 6 7, यस। ये 1 है, अरे भाई कितना पागलों से काम कर दिया यार, ये मेरे को 4 लग रहा था, 3 2 5 6 7 8, सही तो है। अरे ये 1 है, ये 1 है, गलत कंसीडर मत करो भाई। पूरी मिला के कितने हो गए, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया है यहाँ पे, तो समझ में आ गया। तो बहुत इजी था ना, कितना मज़ा आया इसको करने में। तो आपको ये समझ में आया है। चलिए अभी हम नीचे करते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको भी आगे कैरी करूँ या इसको बाद में कराने का है। वैसे टाइम तो है मेरे पास, कितना टाइम हो रहा है, 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं 2:58 AM हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इतनी रात को भी मैं ये सब चलाए जा रही हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई है, ठीक है। तो अभी हाँ इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसको, इस पैराग्राफ को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद में आगे जो आएगा ना उस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इसे ख़त्म करते हैं इतना, फिर उसके बाद हम इसका सेकेंड लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। चैप्टर भी तो बड़ा है। सो ये से भी दे रखा था, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो हमको पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजनरेट्स। मतलब क्या होता है, एक फंक्शनल रह जाता है और बाकी 3 कैसे हो जाते हैं, डीजनरेट्स हो जाते हैं। जो हमने डायग्राम में पढ़ा है वही बताएंगे अब ये, ठीक है। तो ठीक है, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब क्या करता है, जो ओनली जो बच जाता है, एक बच गया है, वही डेवलप कर जाएगा, ठीक है। दिस मेथड इज एम्ब्रियो शेक फॉर्मेशन, सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि सिर्फ एक मेगा स्पोर जो कि फंक्शनल बचा था, बाकी 3 तो हो गए थे डीजनरेट, तो उसी ने काम किया, इसीलिए एक की वजह से हमने इसे क्या बोला है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला है, ठीक है। तो ये सभी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन ये आपका करने का काम है। तो अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो आगे ये सभी दे रखा है, तो हमने ये देखो सब पढ़ लिया है भाई। तो हम फिर से पढ़ के बताएं क्या इसे, चलो ठीक है, बता ही देते हैं। लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। चलो ठीक है, डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, ठीक है। हमने बताया था कि माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, वो भी कितने हो रहे थे, 3 टाइम्स हो रहे थे, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई बनाया था, ठीक है, अपोजिट पोल में जा रहे थे, इसलिए हमने 2 न्यूक्लियाई बनी, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो शेक बोला है। ऐसे हमने 2 मोर सिक्वेंटल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट बना लेते हैं, उसके बाद 4 बना लेता है, एंड लास्ट वन इज 8 न्यूक्लिएट बना लेता है, जो कि हमने काउंटिंग करके भी देख ली थी, ठीक है, ऑफ द माइक्रो एम्ब्रियो सेक, ठीक है। इट इज़ द इंटरेस्ट to note that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately, ठीक है। But the cell wall formation after the 8 nucleate stage, cell wall are laid down and leading to the organoids of the typical female gametophyte or embryo sac. Observe the distribution of the cell inside the embryo sac, 6 and 8 nucleus around the, ये सब ये दे रखा है, क्यों पढ़ना है हमको, ठीक है। अब ये देख लेते हैं क्या दे रखा है, एगापेरेटस के बारे में दे रखा है। There is a characteristic distribution of the cell within the embryo. These cells are grouped together, the micropylar end, and constitute agapparatus. This agapparatus in turns consists 2 synergids and 1 cell, ठीक है। एब एपरेटस है ना,
क्या होता है, 2 synergids एंड 1 egg cell होती है। अभी मैं भी थक गई हूँ बोलते बोलते। द synergids हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। एक थिक टाइप का, मतलब थिकी टाइप होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। भाई स्ट्रक्चर्स के बारे में बताए जा रहे हैं हमें। विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब। जो हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फिलीफॉर्म हमारा एपरेटस होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस वो क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब के ट्यूब को, ठीक है, इनटू द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के अंदर जो हमारा क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, वो गाइड करता है, ठीक है, पोलन ट्यूब्स को, ठीक है। मतलब कि दीज 3 सेल आर द चलाजल एंड द कॉल्ड द एंटीपोडल्स। 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं चलाजल एंड बोलते हैं, और उसे क्या बोलते हैं हम, एंटीपोडल्स भी बोलते हैं, ठीक है। द लार्ज सेंट्रल सेल मेंशन्ड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। थस टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैग एट द मेच्योरिटी कितने होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड होता है, इज 7 सेल्ड, ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ख़त्म हो गया, उसके बाद में आ जाएगा हमारा पॉलिनेशन वगैरह दे रखा है। तो अभी आगे बहुत काफ़ी पड़ा हुआ है, सेम ही, मतलब कुछ कम टाइम लग जाएगा इससे, तो इसे हम बाद में करेंगे। तो गाइज़ आपको ये हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड पूरा देखें वीडियो को, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से मार्किंग करें, और डायग्राम्स को मार्किंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आपने देखा होगा कि मैंने डायग्राम में जो बता दिया गया है, सेम चीज़ लिखी हुई थी हमारे, सेम चीज़ हमारी थ्योरीज़ में लिखी गई थी। तो हम मतलब हम डायग्राम को ही सिर्फ रिवाइज़ कर लेंगे, तो हमको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि इतनी सारी थ्योरी पढ़े। खुद ही देख सकते हैं 1 घंटा हो गया है, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से मार्क कर लेंगे, जिससे कि सिर्फ हम डायग्राम को देखेंगे और हमारा काम हो जाएगा बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो एक टाइप की शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। तो आप मतलब कि देखते रहिए सेशन को, ठीक है ना। और प्लीज़ लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और प्लीज़ शेयर करें चैनल को भी शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल मिलेंगे फिर। चलिए ठीक है, बाय बाय।